नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं कक्षा 8 बिहार बोर्ड हमारी दुनिया बुक का अध्याय 1 संसाधन का ये प्रश्न उत्तर है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देने के लिए कहा गया है। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग इसमें से 5 तरह के प्रश्न हैं, तो इन 5 प्रश्नों का हल इसमें देखेंगे। बारी बारी से ये सभी प्रश्न आएंगे। अभी मैंने पहले प्रश्न को लिखा है और पहला प्रश्न क्या है कि संसाधन की परिभाषा दें। तो संसाधन किसको कहते हैं? संसाधन हम मानव इस जीवन को जीने में जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वो सभी हमारे क्या हैं? वो संसाधन हैं। क्या है संसाधन? हम जिस पृथ्वी पर अभी खड़े हैं वो क्या है? वो हमारा संसाधन है। जिस जल को हम पीते हैं, जिस जल से हम स्नान करते हैं, वो क्या है? हमारा संसाधन है। या फिर जिस ऑक्सीजन को हम लेके जिंदा हैं वो क्या है? हमारा संसाधन है। जिस सूर्य की रोशनी में ये जीवन संभव हो पाया है वो क्या है? हमारा संसाधन है। तो पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, खनिज जो कुछ भी हैं वो सभी संसाधन हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पूछा गया है, तो इसका क्या आंसर हो सकता है इसको हम अभी लिखते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। और ये जो प्रश्न उत्तर है, यूँ तो मैं इसको बना के आपको लिख के दे देता और समझा देता, लेकिन थोड़ा सा बताना ज़रूरी है क्योंकि आपको विषय को समझना है। और अगर विषय को आप गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। तो इस तरह से आप इसका फाइनल उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि हम मानव जीवन जीने के लिए बहुत सारे चीज़ों पर निर्भर करते हैं, अतः वह सभी चीज़ें संसाधन कहलाती है। जैसे सूर्य है, जिनकी रोशनी के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। पानी, हम पानी के बिना जी नहीं सकते हैं। हवा, हम मानव हवा के बिना जीवन नहीं जी सकते हैं। इस तरह के और भी कितने चीज़ें हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, ये सभी संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से आप इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। तो अब लेते हैं इसका दूसरा नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 में क्या कर रहा है? संसाधनों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? तो संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, इसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो 5 तरह से उसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है विकास और उसके उपयोग के आधार पर। तो विकास और उसके उपयोग के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है उसमें वास्तविक और संभाव्य संसाधन के तौर पे उसको विभाजित किया गया है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ मैंने बुक्स को पढ़ाया है। उसमें मैंने विस्तार से समझाया है कि वास्तविक संसाधन किसको बोलते हैं और संभाव्य संसाधन किसको बोलते हैं। नंबर 2 है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन के रूप में उसको विभाजित किया गया है। नंबर 3 है उपलब्धता के आधार पर। नंबर 3 है उपलब्धता के आधार पर। तो उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय के रूप में बांटा गया है। नंबर 4 में है वितरण के आधार पर। वितरण के आधार में मतलब सर्वत्र पाया जाना या फिर आस्थानिक, जो स्थान विशेष में वो संसाधन पाए जाते हैं उस तरह के संसाधन वो उस कैटेगरी में रखे जाते हैं। और लास्ट है 5वां स्वामित्व के आधार पर। उसमें है या तो निजी है या फिर राष्ट्रीय है या फिर वो अंतरराष्ट्रीय है। तो क्या कैसे है इसका लिखित रूप लेते हैं। तो फाइनल इस प्रश्न का उत्तर आप किस तरह से देंगे कि संसाधनों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? विकास एवं उपयोग के आधार पर वास्तविक एवं संभाव्य संसाधन, या फिर उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। तीसरा है उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध एवं स्थानिक। और स्वामित्व के आधार पर क्या है? निजी या राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय। इस प्रकार से
संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। अगर हम इस प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहेंगे, यानी बिना सोचे समझे और विवेकपूर्ण तरीके से अगर हम इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहेंगे, इसको खत्म करते रहेंगे, तो आने वाले समय में कभी ऐसा होगा कि ये प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तब जो हमारी पीढ़ी उस समय जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रही होगी, उनके लिए वो संसाधन उपयोग में नहीं आ सकेंगे। जैसे हम लोग अभी पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बेवजह पानी को बर्बाद कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो हमारे बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, वो पानी के लिए तरसेंगे। जिस तरह से हम अभी ज़मीन के नीचे से पानी को निकाल लेते हैं, उस तरह से वो उस पानी को नहीं निकाल पाएंगे। उनके पास डिब्बा बंद पानी आएगा, या फिर नल के द्वारा पानी आएगा, या फिर हम जिस कोयले का उपयोग करके अभी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, या फिर घर में खाने बना रहे हैं, या फिर जिस डीजल पेट्रोल से हम गाड़ी को चला रहे हैं, उसका अंधाधुंध उपयोग करते रहेंगे, तो वो एक सीमित मात्रा में है, वो ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उस पेट्रोलियम पदार्थ के लिए तरसेगी। इसलिए हमको प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ज़रूरी है। तो अब इसका लेते हैं लिखित भाग। फिर नंबर 3 का ये लिखित रूप में क्या है, देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो प्राकृतिक संसाधनों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। मैंने आपको बताया प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में हैं, हम अगर उसे संरक्षित नहीं करेंगे तो वह एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर आने वाली पीढ़ी उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकेगी। इसलिए हमें उन संसाधनों को संरक्षित करना ज़रूरी है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो ये किसी भी प्रश्न का उत्तर किताबी भाषा में देना और खुद की भाषा में देना। जैसे आप खुद की भाषा में देंगे तो आपके जो एग्जामिनर होंगे, जो आपकी कॉपी को जांचते हैं, उनको ये समझ में आता है ये बच्चा दिमाग से लिखा है। और अगर आप किताबी लैंग्वेज में लिख देंगे तो उनको ये समझ में आता है कि रट के ये इसको उतार दिया है। तो लेते हैं इसका 4th नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम उपयोग कर लेते हैं और उसके बाद प्रकृति के द्वारा खुद ब खुद फिर से वो संसाधन बन जाते हैं। जैसे हम जिस जल का उपयोग करते हैं वो जल प्रकृति के द्वारा फिर से हमें वर्षा जल के रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम उसका बहुत अधिक दोहन करेंगे तो फिर वर्षा जल कम प्राप्त होगी और उसका खपत अधिक होगा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। या फिर आप जो ये ऑक्सीजन लेते हैं ये हमको प्रकृति के द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है, लेकिन फिर से वही है, अगर वनों को काट देंगे तो फिर ऑक्सीजन हमें कम मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर ये जो सूर्य की रोशनी है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। जो आज रोशनी मिला वो फिर हमको कल मिलेगा। तो ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। और दूसरा आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लौह अयस्क है, उसको हम लोहे के रूप में बनाते हैं, फिर से उसका यूज करते हैं, फिर उसको गला के फिर से उससे हम दूसरे लोहे को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी नवीकरणीय संसाधन के रूप में रखा जाता है, लेकिन अभी आप उस लेवल में नहीं जाएंगे। तो फिर लेते हैं इसका लिखित रूप। तो फाइनल इसका आप क्या आंसर लिखेंगे, उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिनका पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से स्वतः ही हो जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
तो अब लेते हैं इसका 5वां नंबर। नंबर 5 है, देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भिन्नता के प्रमुख कारणों को लिखें। वितरण यानी अलग अलग जगह पे जो इसको बांटा गया है वो किस तरह से है। तो प्राकृतिक संसाधन के जो वितरण है उनमें भिन्नता जो है वो किसी जगह पे कुछ पाया जाता है और किसी जगह पे कुछ पाया जाता है। जैसे कि किसी जगह पे पहाड़ पाए जाते हैं तो किसी जगह पे पहाड़ नहीं पाए जाते हैं, किसी जगह पे वन पाए जाते हैं तो किसी जगह पे वन नहीं पाए जाते हैं। कहीं कहीं खनिजों की अधिकता होती है और कहीं खनिज होते ही नहीं हैं। कहीं के भूमि में जल की मात्रा अधिक होती है, कहीं के भूमि में जल की मात्रा ना के बराबर होती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न, ये जो भूमि है, ये जो पृथ्वी है, इसका बनावट जो है कुछ इस तरह से है कि कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे पठार है तो कहीं पे मैदानी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पे खनिजों की उपलब्धता है, पठारी क्षेत्र और समतल भूमि जहाँ पे हैं वहाँ पे नदियों का विकास है, पठारी क्षेत्रों में जंगलों का विकास है। तो इस तरह से ये पृथ्वी की जो बनावट है उस पे ये निर्भर करता है, इसके प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। दूसरा, ये विषुवतीय रेखा के बीच में जो क्षेत्र आते हैं उस पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो इस वजह से भी प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता इस विषुवतीय क्षेत्र में होता है। और जैसे ही आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी महसूस होने लगती है। तो देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या है। तो इसका फाइनल उत्तर आप क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नता के मुख्य कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना होता है। कहीं पहाड़ तो कहीं पठार तो कहीं मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में खनिजों का अधिक पाया जाना, पठारी क्षेत्रों में अधिक वन का पाया जाना, मैदानी क्षेत्रों में खेती के कामों की अधिकता का होना, विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक संसाधनों का पाया जाना, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणों का अधिकता होना माना जाता है। तो इस तरह से आप आज के इस प्रश्न संख्या 3 का जो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। 50 शब्दों में 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों को मैंने बारी बारी से हल किया और आपको बताया है कि किस तरह से इसका उत्तर ये होना चाहिए। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को नोट्स बनाएं और आप इनको अच्छी तरह से समझ लें और इसी से आप इसका आंसर करें। इस तरह से जब आप आंसर करेंगे, किताबी आंसर जब लिखा जाता है और खुद से जब आप आंसर बनाते हैं तो उसमें आपके शिक्षक आपको अधिक मार्क्स देते हैं। वीडियो क्लास को देखते हुए यहाँ तक आ गए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। मिलते हैं हम इसके बाद वाले क्वेश्चन आंसर में, तब तक के लिए जय हिंद।